गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी में पिछली क्लास में जो टॉपिक आपको बताया गया था अमीनो एसिड से या अमीनो अम्ल से संबंधित था। और अमीनो अम्ल जो होते हैं वह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल आपको बताए गए थे कि इसके अंदर अमीनो और एसिड इसके अंदर कह सकते हैं ग्रुप से मिलकर बने होने के कारण इसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। जिसमें सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार की रिएक्शन बताई गई थी आपको, जिसे कहा जाता है ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन में इसके अंदर एक उदाहरण आपको बताया गया था, या जिसे कहा जाता है ट्रांसएमिनीकरण। ट्रांसएमिनेशन या ट्रांसएमिनीकरण। ट्रांसएमिनीकरण जो प्रोसेस होता है इसमें ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन जो पाई जाती है इसमें अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है या स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जिसमें फर्स्ट उदाहरण आपको बताया गया था ग्लूटामिक अम्ल, और उसके साथ में जब कीटो एसिड इसके अंदर कह सकते हैं दोनों की रिएक्शन होती है। ग्लूटामिक एसिड से NH2 ग्रुप का स्थानांतरण किया जाता है पायरुविक एसिड पर, और पायरुविक एसिड पर जब इसके अंदर NH2 ग्रुप का ट्रांसफर होता है तो पायरुविक एसिड एलानिन अमीनो एसिड में चेंज या परिवर्तित हो जाता है, और ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बनाता है। इसी में इसके अंदर कह सकते हैं सेकेंड उदाहरण हो सकता है एग्जाम्पल ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन में फर्स्ट सबस्ट्रेट ग्लूटामिक एसिड ही होता है, COOH, CH2, CH2, CNH2 और COOH ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पिछला उदाहरण जो बताया गया था इसके अंदर आपको लास्ट एग्जांपल में पायरुविक एसिड बताया गया था। अब इसके अंदर कीटो अम्ल जो होता है वह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जैसे COOH, CH2, C डबल बॉन्ड O, COOH, इसे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहा जाता है। ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है वह कीटो अम्ल के रूप में पाया जाता है, क्योंकि इस पर NH2 ग्रुप अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट इसके अंदर यह परिवर्तित होता है COH, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, COOH। यह जो प्रोडक्ट होता है कल भी जैसे आपको बताया गया था अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल कहलाता है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारिक अम्ल। इसके साथ में नेक्स्ट इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है COOH, CH2, CNH2, H और COOH। तो इस प्रकार इसके अंदर जो रिएक्शन होती है इसमें NH2 ग्रुप जो पाया जाता है इसका स्थानांतरण इसके अंदर कह सकते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के कार्बन पर होता है, जिससे NH2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं जब इससे जुड़ेगा साथ में हाइड्रोजन आता है, तो इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार बना हुआ जो अमीनो एसिड होता है वह एस्पार्टिक एसिड कहलाता है, एस्पार्टिक अम्ल। इसे एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टिक अम्ल कहा जाता है। तो एस्पार्टिक अम्ल जो होता है इसके अंदर इसमें
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से बनता है, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है इसके अंदर एक प्रकार का कीटो अम्ल है, वह परिवर्तित होता है अमीनो एसिड एस्पार्टिक एसिड में, और ग्लूटामिक एसिड जो अमीनो एसिड होता है वह परिवर्तित होता है नेक्स्ट इसके अंदर कीटो एसिड में, और इस कीटो एसिड को कहा जाता है इसके अंदर अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल। तो यह इसके अंदर रिएक्शन होती है ट्रांसएमिनेशन, जिसमें अमीनो ग्रुप का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट हो सकता है ट्रांसएमिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, महत्व क्या होगा। फर्स्ट, जैसे आपको बताया कि ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड से इसके अंदर निर्माण हो सकता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल, इसके अलावा सेकंड एलानिन अमीनो एसिड जो बनता है इससे बनेगा पायरुविक अम्ल से, और थर्ड हो सकता है उदाहरण एस्पार्टिक अम्ल। एस्पार्टिक एसिड या एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल किससे बनता है, एस्पार्टिक एसिड का निर्माण होता है, कीटो अम्ल कौन सा हो सकता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ग्लूटामिक एसिड की सांद्रता यदि जिसके अंदर कह सकते हैं भोजन में ज़्यादा है, और आपको इसके अंदर कह सकते हैं पायरुविक एसिड इसके अंदर कह सकते हैं यदि अवेलेबल है, तो इसके अंदर एंजाइम ट्रांस एमिनेज के द्वारा ग्लूटामिक एसिड जो होता है इसके अंदर, उससे इसके अंदर कह सकते हैं यदि पायरुविक एसिड ज़्यादा है तो ग्लूटामिक एसिड इसके अंदर कह सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बना देगा, और पायरुविक अम्ल से एलानिन का निर्माण किया जा सकता है। या ग्लूटामिक एसिड की सांद्रता ज़्यादा है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो इससे इसके अंदर कह सकते हैं एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण किया जा सकता है। तो जिस अमीनो अम्ल की सांद्रता कम होती है उसका निर्माण या फॉर्मेशन किया जाता है ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के द्वारा। इसके अलावा यही जो अमीनो एसिड हैं पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट के द्वारा बनते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड से अल्फा कीटो ग्लूटारिक अम्ल बनता है, पायरुविक एसिड का निर्माण एलानिन से होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण एस्पार्टिक अम्ल से होता है, जिसमें अल्फा कीटो जैसे ग्लूटारिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड दोनों जो मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, इन्हें भेजा जा सकता है इसके अंदर क्रेब साइकिल में, और ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है, एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा सकता है एटीपी के रूप में। और पायरुविक अम्ल को इसके अंदर कह सकते हैं एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित करके एसिटाइल को एंजाइम ए में चेंज किया जाता है, और इसे भी क्रेब साइकिल में इसके अंदर कह सकते हैं भेजा जा सकता है और एटीपी का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा पायरुविक अम्ल एक मॉलिक्यूल जो होता है इसके अंदर जब एसिटाइल को एंजाइम ए में परिवर्तित होता है तो इसके द्वारा भी 3 एटीपी इसके अंदर कह सकते हैं बनाने वाले एक NADH का निर्माण किया जा सकता है। यदि इसके अंदर पायरुविक एसिड की संख्या 1 है तो 3 एटीपी वाले NADH का निर्माण भी किया जा सकता है। तो इसमें क्रेब साइकिल या ऊर्जा उत्पादन करने वाले जो इसके अंदर कह सकते हैं साइकिल है ग्लूकोज की या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल के द्वारा इसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन भी इसके अंदर इन अमीनो एसिड के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर प्रोसेस हो सकता है जिसे कहा जाता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन या जिसे कहा जाता है विकार्बोक्सीकरण। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, अमीनो एसिड से फर्स्ट इसके अंदर आपको बताया गया था कि NH2 ग्रुप यदि रिमूव होता है तो उससे इसके अंदर कह सकते हैं किसका निर्माण होता है, अमीनो एसिड के हटने के कारण कीटो अम्ल बनता है। और यदि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें से CO2 कार्बोक्सिलिक जो अम्ल पाया जाता है COO के रूप में यदि CO2 रिलीज हो जाती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है इसके अंदर RCH2NH2 का निर्माण होता है और इसे कहा जाता है एमीन।
NH2 इसके अंदर ग्रुप पीछे पाया जा रहा है, मतलब एमीन का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को इसके अंदर जैसे कार्बोक्सिलिक इसके अंदर कह सकते हैं जो ग्रुप होता है उसमें से CO2 यदि रिलीज होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में से CO2 रिलीज हो रही है, इस कारण इसे विकार्बोक्सिलीकरण या डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के इसके अंदर प्रोडक्ट इसके द्वारा जैसे बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फर्स्ट हो सकता है इसमें गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो बनता है COOH ग्लूटामिक अम्ल से बनता है, ये स्ट्रक्चर होता है ग्लूटामिक एसिड का, और इस पर एंजाइम पर रिएक्शन इसके अंदर कह सकते हैं होने के लिए एंजाइम कार्य करता है डीकार्बोक्सिलेज, और CO ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसमें से यदि रिमूव हो जाता है, जैसे CO2 के रूप में यदि रिलीज होता है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है जैसे COOH, CH2, 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 NH2 बनता है। इसी को कहा जाता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, क्योंकि गामा पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर जो है ग्लूटामिक एसिड में पाया जा रहा है, और इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड बनता है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में इसके अंदर कह सकते हैं क्या उपयोग होता है, न्यूरॉन के बीच में इसके अंदर आपको बताया गया था इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं। तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो है इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन और मसल्स के बीच में, ऑर्गन के बीच में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए जाते हैं। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन जो दी जाती है एक न्यूरॉन दूसरे को बोलकर नहीं बता सकता, इसलिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सिग्नल को भेजने के लिए या उसको ट्रांसमिट करने के लिए जो इसके अंदर केमिकल या रसायन उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, और ये इनहिबिटरी प्रकार का होता है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इसके द्वारा इसके अंदर कह सकते हैं संदमित करता है, उसके सिग्नल को रोकने का कार्य करता है, उसको एक्टिवेट नहीं करता है, इसलिए इसको इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है गामा अमीनो ब्यूटारिक अम्ल। और गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो इनहिबिटरी प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है इसका निर्माण इसके अंदर किससे किया जाता है, ग्लूटामिक अम्ल से, और ग्लूटामिक एसिड से जब इसका निर्माण किया जाता है उसके लिए जो प्रोसेस होती है वह डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। सेकंड उदाहरण हो सकता है जैसे सेरोटोनिन का निर्माण। सेरोटोनिन किसे कहा जाता है, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन। और जब इस पर इसके अंदर कह सकते हैं डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करेगा, एंजाइम इसके अंदर डीकार्बोक्सिलेज ही होता है। और इसमें अभी जैसे आपको बताया गया था कि जब भी इसके अंदर कह सकते हैं कोई भी अमीनो एसिड इसके अंदर जिस पर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगी, विकार्बोक्सिलीकरण जब पाया जाता है तो एमीन का निर्माण होता है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहा जाता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन और 5 हाइड्रोक्सी जो ट्रिप्टामीन है इसी को सेरोटोनिन कहते हैं। फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोमैन को डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए, विकार्बोक्सिलीकरण करने के लिए जो एंजाइम्स होता है, डीकार्बोक्सिलेज जो एंजाइम पाया जाता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है एंजाइम।
और किडनी में पाया जाता है। एंजाइम तो इसके अंदर कह सकते हैं किडनी और मस्तिष्क में पाया जाता है, लेकिन सेरोटोनिन जो होता है, सेरोटोनिन पाया जाता है सेरोटोनिन एक तो मास्ट कोशिका में, मास्ट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर प्लेटलेट में पाया जाता है, प्लेटलेट्स और मास्ट कोशिका में पाया जाता है। और प्लेटलेट्स जो होती है इसके अंदर ब्लड में पाई जाने वाली सेल होती है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके अलावा सेरोटोनिन इसके अंदर कह सकते हैं पाया जा सकता है वेनम में, वेनम या जिसको कहा जाता है डंक में जो जहर पाया जाता है, स्टिंग जो होता है उसमें जो जहर पाया जाता है। तो स्टिंग इसके अंदर कह सकते हैं किस में पाया जा सकता है, एक तो वाष्प या ततैया में, और दूसरा इसके अंदर कह सकते हैं पॉइजन किस में पाया जा सकता है, टोड में, फ्रॉग, उसमें जो पैरोटिड ग्रंथियां पाई जाती हैं जो कि पॉइजन का सिक्रेट करती हैं, तो उसमें जो पॉइजन होता है उसमें सेरोटोनिन पाया जाता है। और वास्प या ततैया जो कॉमन एनिमल होते हैं, येलो कलर के आर्थ्रोपोडा के जंतु, उड़ने वाले जो जंतु होते हैं वास्प या ततैया, उसके डंक में भी सेरोटोनिन पाया जाता है। और सेरोटोनिन का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, इसमें 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं यहाँ पर उसको उदाहरण के रूप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि वी कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है अमीनो एसिड का और उससे बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं सेरोटोनिन कहा जाता है। तीसरा हो सकता है उदाहरण हिस्टिडीन से, हिस्टिडीन जो एक प्रकार का अमीनो अम्ल है, और हिस्टिडीन से इसके अंदर निर्माण होता है हिस्टामीन का। हिस्टामीन का इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण किया जाता है। हिस्टामीन जो होता है इसके अंदर, यह हिस्टिडीन के वी कार्बोक्सिलीकरण से बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन जब हिस्टिडीन अमीनो एसिड का होगा तब इसके अंदर कह सकते हैं हिस्टामीन का निर्माण होता है। हिस्टामीन का क्या कार्य हो सकता है, हिस्टामीन का जैसे निर्माण इसके अंदर जो किया जाता है वह मास्ट सेल के द्वारा, इम्यून सिस्टम की सेल होती है मास्ट कोशिकाएं, वह सीक्रेट करती है सबसे ज़्यादा हिस्टामीन। इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं हिस्टामीन की सांद्रता कहाँ पर ज़्यादा पाई जा सकती है, जैसे लंग्स या फेफड़े में, लीवर में, या इसके अंदर कह सकते हैं जैसे इसका कार्य जो हो सकता है हिस्टामीन का, स्टोमस के द्वारा जो पेप्सिन सीक्रेट करवाया जाता है वह भी इसके द्वारा कंट्रोल होता है। पेप्सिन एंजाइम का सिक्रेशन जो किया जाता है पेप्सिनोजन के रूप में, उसमें भी हिस्टामीन का इसके अंदर कह सकते हैं यूज किया जा सकता है। हिस्टामीन इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कब हो सकता है, जैसे इन्फ्लेमेशन जो होता है वो चोट लगने पर, किसी स्थान पर जैसे चोट लगी है तो इन्फ्लेमेशन या जिसे कहा जाता है उस स्थान पर स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग या जिसे कहा जाता है सूजन आना। तो जहां पर भी इसका इन्फ्लेमेशन होता है जंतु में या मनुष्य में, इसके अंदर कह सकते हैं चोट लगने पर उस स्थान पर जैसे इसके अंदर वह स्थान फूल जाता है या सूजन आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहां पर भी इसके अंदर कह सकते हैं हिस्टामीन की सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट उदाहरण हो सकता है इसके अंदर एक और, जो भी डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है जिसे कहा जाता है जैसे 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। 3,4
3,4 डाईहाइड्रोक्सी इसके अंदर कह सकते हैं जो फिनाइल एलानिन होता है, अमीनो एसिड होता है, इससे इसके अंदर कह सकते हैं इसका भी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जब इस पे कार्य करता है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्य करता है। और ये एंजाइम इसके अंदर कह सकते हैं इसकी सांद्रता ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है, कहाँ पर होती है, किडनी में। जैसे इससे पहले जो अभी आपको एंजाइम बताया गया था सेरोटोनिन वो बनाने वाला 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन बनाने वाला, वो एंजाइम तो किडनी और ब्रेन दोनों में पाया जाता है। लेकिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, पूरा नाम इसके एंजाइम का क्या होगा, 5-हाइड्रोक्सी, शॉर्ट में इसके अंदर कह सकते हैं इसको कहा जा सकता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, इसको शॉर्ट में DOPA कहा जाता है। तो DOPA डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसके अंदर जो होता है वह किडनी में पाया जाता है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है इसे कहा जाता है 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलएमीन, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं शॉर्ट में कहा जा सकता है डोपामीन। जो पीछे इसके अंदर कह सकते हैं एमीन आ गया और पी का मतलब फिनाइल एलानिन होता है और डाईहाइड्रोक्सी इसके अंदर कह सकते हैं जो होता है इसका डी और ओ का मीनिंग होता है डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइल एमीन। यह भी इसके अंदर कह सकते हैं, यह जो इसके अंदर कह सकते हैं डी कार्बोक्सिलेशन से बनने वाला प्रोडक्ट होता है। इसका मुख्य जो उपयोग होता है इसके अंदर से इसमें एंजाइम जो होता है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम तो किडनी में पाया जाता है। डोपामीन का क्या यूज होता है, डोपामीन इसके अंदर जो है ये भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। इनहिबिटरी या संदमित करने वाला, दो न्यूरॉन के बीच में या न्यूरॉन या मसल्स के बीच में सिग्नल को स्टॉप करता है, रोकने का कार्य करता है, इनहिबिट करता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर इसके अंदर डोपामीन होता है। तो एक तो कार्य हो गया इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है और दूसरा डोपामीन का इसके अंदर जो कार्य हो सकता है पार्किंसन रोग में, पार्किंसन जो रोग होता है उसमें भी इसके अंदर कह सकते हैं डोपामीन की सांद्रता बढ़ जाती है, या इसके अंदर कह सकते हैं डोपामीन के उपचार में, डोपामीन का उपयोग किया जाता है पार्किंसन के उपचार में, ट्रीटमेंट में। तो 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल इथाइलएमीन जिसको डोपामीन कहा जाता है संदमित प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है और पार्किंसन जो रोग होता है, पार्किंसन जो रोग होता है उसके उपचार में इसके अंदर या ट्रीटमेंट में इसके अंदर कह सकते हैं डोपामीन का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार चार जो प्रोडक्ट बनते हैं वह अमीनो एसिड के डी कार्बोक्सिलेशन से बनते हैं और डी कार्बोक्सिलेशन का अर्थ होता है कि उसमें से CO2 ग्रुप इसके अंदर कह सकते हैं रिमूव हो जाता है। CO2 के रूप में जब इसके अंदर कह सकते हैं रिलीज होता है तो उसको वी कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है और बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वह अमीन का निर्माण होगा। जैसे डी एमिनेशन में NH2 ग्रुप रिमूव होता है तो कीटो अम्ल का निर्माण होता है और इसमें एमीन का निर्माण होगा, जिसमें डोपामीन है या इसके सेरोटोनिन है या इसके अंदर कह सकते हैं हिस्टामिन है या गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, चार अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं और उनका अलग अलग यूज होता है। ये प्रोडक्ट जो होते हैं वी कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा बनते हैं।